हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज से हम आप लोगों के बीच ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। अभी तक तो भीड़ में पढ़ाने की आदत लग गई थी, लेकिन आज से हम अकेले ही पढ़ाएंगे, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़िएगा। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए, अब देर ना करते हुए क्लास को प्रारंभ किया जाए। तो आज से हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के एक न्यू टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक। उसी टॉपिक से हम शुरुआत करने जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। देखिए, तो ये केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक जो है, ये बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो बोर्ड एग्जाम, बोर्ड लेवल तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। या फिर जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल सवाल आता है, और यदि आप हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट देखिएगा तो एक भी आपका ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बचेगा जो कंसेप्ट से बाहर रहेगा। पूरी कंप्लीट मटेरियल हम आपको देने जा रहे हैं, पूरी कंप्लीट मटेरियल। इससे बढ़िया मटेरियल कम समय में बहुत कम जगह मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, तो बाबू, काइनेटिक्स जो होता है, काइनेटिक्स का मतलब होता है बाबू मोशन। क्या होता है? मोशन। मोशन मतलब गति। आप जानते हैं मोशन मतलब होता है गति होता है। मतलब हम एक गति का यहाँ स्टडी करेंगे, एक गति को ऑब्जर्व करेंगे। किस चीज का गति? केमिकल, मतलब केमिकल रिएक्शन का। केमिकल का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन जो होता है, जो अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया का रेट का, मोशन का स्टडी करेंगे, गति पता करेंगे कि आखिर वो रिएक्शन किस गति से हो रहा है, कितना गति से कोई भी रिएक्शन हो रहा है। उसी के लिए ये टॉपिक है, ताकि यहाँ पे हम रिएक्शन के रेट को निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम सारी बातों को आपके बीच रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, यानी कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच, एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो शायद आपको पता चल गया होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री का किस तरह के ब्रांच को हम केमिकल काइनेटिक्स में गिनेंगे। एक ऐसा ब्रांच जहां पे हम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का गति का बारे में स्टडी करेंगे। उसी ब्रांच को तो हम बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स। क्यों? चूंकि केमिकल काइनेटिक्स में तो हम इसी चीज के लिए ही टॉपिक बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। यानी हम बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about rate of reaction
एंड एक चीज और, एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। दो चीज, एक तो रिएक्शन का गति का पता करेंगे, रेट पता करेंगे, और दूसरी चीज है कि आखिर उस गति को, उस रेट को कौन कौन सा फैक्टर है जो फैक्टर होने वाले रिएक्शन के गति को प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, उस चीज का भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसी तरह की स्टडी को हम कहते हैं, इज कॉल्ड, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोलो, केमिकल, बोलो क्या कहा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, यानी बेसिकली हम रेट, देखो इसको हम अंडरलाइन करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो बच्चे यदि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं चूंकि, तो उनके लिए हम इसका हिंदी बोल देते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड लेवल बच्चे हैं तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए। तो चलिए इसका हिंदी लिखिए। भौतिक रसायन की वैसी शाखा जिसमें हम लोग अभिक्रिया के दर तथा उस दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे ही रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है। तो चलिए लिख लिए होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। आज का वीडियो हम इसी के लिए लेंगे और पूरी रिएक्शन के रेट के बारे में आपको हम सिखाएंगे कि कैसे हम रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करते निकालते हैं। तो आज का पूरा वीडियो रेट ऑफ रिएक्शन पर होगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चूंकि इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ग्राफिकल क्वेश्चन लाएंगे, बहुत कंसेप्चुअल सवाल आएगा, बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। और यदि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको हर तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सिखा दिया जाएगा, खास करके रेट ऑफ रिएक्शन से संबंधित। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अब बताइए रेट, अरे देखो रेट के बारे में, रेट समझते हैं, रेट क्या होता है। देखो रेट के बारे में बताते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हाँ, तो यदि आप पढ़ाई करते हैं तो हम आपको 10 मिनट में मीनिंग याद करने के लिए यदि हम आपको दें, तो मान लिया जाए कि कोई बच्चा 10 मिनट में 60 मीनिंग याद किया, तो हम यदि हम उस बच्चे का बताना चाहते हैं कि आखिर वो बच्चा किस रेट से मीनिंग याद किया, देखो यहाँ भी रेट आ रहा है, किस रेट से वो मीनिंग याद कर रहा है, किस रेट से आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो रेट का मतलब होता है कि आप इकाई समय में जब आप किसी चीज के परिवर्तन को पता करते हैं, किसी चीज के चेंज निकालते हैं इकाई समय में, इकाई समय समझते हैं, जैसे 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटा का परिवर्तन पता कीजिए, तो उसी को हम इकाई समय कहते हैं। और यूनिट टाइम में जब आप किसी चीज के चेंज निकालते हैं तो वही चेंज उसका रेट बन जाता है। तो जैसे देखिए हम बोले कि 10 मिनट में यदि कोई विद्यार्थी 60 मीनिंग याद करता है, तो उस विद्यार्थी के पढ़ने का या मीनिंग याद करने का रेट क्या है, किस रेट से वो मीनिंग याद कर रहा है। तो खुद सोचिए 10 मिनट में यदि 60 मीनिंग याद कर रहा है, तो बताइए आप लोग 1 मिनट में कितना मीनिंग याद करेगा, जल्दी बताओ। यदि 10 मिनट में 60 मीनिंग याद कर रहा है तो तुम बताओ कि 1 मिनट में कितना मीनिंग याद करेगा, तो तुम बोलेगा कि सर 6 मीनिंग याद करेगा। तो वही यानी कि हम कह सकते हैं कि वो विद्यार्थी के मीनिंग याद करने का जो रेट है वो 6 मीनिंग पर मिनट, यानी इतना, इस रेट से वो विद्यार्थी मीनिंग याद कर रहा है। तो यहाँ पर भी बाबू, यहाँ पे रेट जो निकालेंगे रिएक्शन का, यानी कि जब वो रिएक्शन होता है तो उसकी कैसे रेट निकाला जाता है। तो देखो यदि कोई भी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, रिएक्टेंट का अमाउंट खर्च होता है, उसी से प्रोडक्ट तैयार होता है। यदि अमाउंट खर्च हो रहा है तो समझिए कि
मोल भी खर्च होगा, क्योंकि अमाउंट को मोल में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि रिएक्टेंट का जो मोल खर्च होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट उसी से तो बढ़ता है, तो प्रोडक्ट का मोल बढ़ता है। लेकिन हम यहाँ पे मोल की भाषा में बात नहीं करेंगे, हम जो यहाँ पे जो भी बोलेंगे कंसंट्रेशन की भाषा में बात करेंगे। अब तुम सोच रहा होगा कि सर ये कंसंट्रेशन है क्या, तो ये बाबू मोल ही है, लेकिन 1 लीटर में जब हम मोल पता करते हैं तो वही मोल जो होता है वो कंसंट्रेशन दे देता है। 1 लीटर में जब हम मोल निकालते हैं किसी चीज का तो वही मोल जो होगा वो कंसंट्रेशन दे देता है। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि 1 लीटर का बर्तन है, ए बी सी तीनों पदार्थ 1 ही लीटर के बर्तन में मौजूद हैं। यदि हम बोले, सुनिएगा ध्यान से, लिख नहीं रहे आप, इसको सुनिएगा, तो हम यदि बोले कि उस बर्तन में ए का 2 मोल मौजूद है, बी का 3 मोल मौजूद है उसमें, और सी का 4 मोल मौजूद है 1 लीटर के बर्तन में, तो हम तो बताएं कि 1 लीटर में मोल जो होता है उसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। तो 1 लीटर में ए का कितना मोल है, 2 मोल है। तो अब बोलेंगे कि बताओ उस बर्तन में ए का कंसंट्रेशन कितना हुआ, तो 2 मोल पर लीटर। यदि हम बी का कंसंट्रेशन पूछें कितना हुआ, तो आप बोलिएगा सर 3। हाँ, यदि हम आपसे पूछें कि सी का कंसंट्रेशन कितना हुआ, तो 4। हाँ, तो यही होता है कंसंट्रेशन। यानी हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की भाषा में बात करेंगे। तो बताइए, रिएक्शन का रेट निकालेंगे, इसका मतलब रेट तो आप कैसे निकालते हैं, इकाई समय में आप परिवर्तन निकालते हैं, उसी को हम रेट कहते हैं। तो रिएक्शन में क्या परिवर्तन होगा, परिवर्तन का मतलब होता है कि जो चीज घटता है, यानी जितना अमाउंट घटे या जितना अमाउंट बढ़ता है वो उसी अमाउंट, वही अमाउंट हमारा क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है, परिवर्तन। तो रिएक्शन में तो रिएक्टेंट के भी अमाउंट में परिवर्तन होगा, प्रोडक्ट का भी अमाउंट में परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट खर्च हो रहा है, माने घट रहा है। रिएक्शन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे तो उसका मात्रा घटेगा, अब प्रोडक्ट का मात्रा क्या होगा, बढ़ता है। तो घट रहा है, इसका मतलब इसमें भी परिवर्तन हो रहा है, चेंज तो हो ही रहा है। और प्रोडक्ट का यदि अमाउंट बढ़ रहा है रिएक्शन के दौरान, इसका मतलब प्रोडक्ट के भी अमाउंट में परिवर्तन हो रहा है। तो वही परिवर्तन यदि हम इकाई समय में उसका परिवर्तन पता कर लेते हैं तो वही चेंज जो होता है वो रेट बन जाता है रिएक्शन का। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या, चलिए डिफाइन कीजिए, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चूंकि चेंज तो दोनों में हो रहा है, रिएक्टेंट में भी हो रहा है, प्रोडक्ट में हो रहा है, तो रिएक्टेंट से भी रेट निकाल सकते हैं या प्रोडक्ट से भी रेट निकाल सकते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या कहेंगे, रेट ऑफ, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसी को बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसका हिंदी लिख लेते हैं। इकाई समय में अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को ही अभिक्रिया का दर कहा जाता है। इट इज, हाँ, जो विद्यार्थी जी नहीं लिख पा रहे हैं वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जनरली इसको सूचित करेंगे या तो स्मॉल आर से या तो कैपिटल आर से, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, देखो आर ओ आर लिखे, आदत बना लीजिए। जब हम आर ओ आर बोले इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया, अब आदत बना, बार बार हम नहीं बोलेंगे, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर ओ आर कैसे निकाला जाता है बताओ, चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज पर यूनिट टाइम निकालेंगे नहीं, तो इसका मतलब है, इसको लिखने का तरीका यही होता है, डेल्टा सी, इसका मतलब इकाई समय में सांद्रता का परिवर्तन हुआ। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम, आर ओ। ठीक है,
RO। इसका मतलब R रेट ऑफ रिएक्शन को R से सूचित कर सकते हैं, तो R बराबर बताओ डेल्टा C बाई डेल्टा T, डेल्टा C बाई डेल्टा T हो जाएगा। अब देखिए ये डेल्टा जो होता है ये बड़ा चेंज को रिप्रेजेंट, ये जो डेल्टा होता है ये भी चेंज बताता है, और स्मॉल डी भी जो होता है ये भी चेंज को बताता है। तो स्मॉल डी जो होता है वो छोटा चेंज होता है, क्या डेल्टा जो होता है थोड़ा सा बड़ा चेंज को निकाला जाता है। यानी कि बड़ा चेंज कब होगा, जब समय अंतराल ज्यादा लेकर के चेंज निकालेंगे तो वह चेंज ज्यादा आएगा, और कम समय अंतराल लेगा तो वह चेंज कम आएगा। इसका मतलब ये जो ज्यादा समय अंतराल लेकर के जब आप रेट कैलकुलेट करते हैं किसी रिएक्शन का, तो ये रेट जो होता है, ये जो इस तरह से यदि हम रेट निकाल रहे हैं, डेल्टा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि डेल्टा C बाई डेल्टा T, तो ये जो रेट बनता है वो पता है क्या होता है, नहीं पता है, देखो ये होता है जाकर के एवरेज, इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप सोच रहे हो कि सर ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, औसत अभिक्रिया का औसत वेग, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिक्रिया का औसत वेग। अब आप सोच रहे हैं सर ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, चलिए आपको बताते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इसको हम यहाँ लिखते हैं, आप नीचे उतार लीजिएगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं, यानी कि किसी भी रिएक्शन के रेट को यदि अधिक समय अंतराल में निकालते हैं, ज़्यादा समय अंतराल लेकर के जब आप किसी रिएक्शन के रेट को निकालते हैं तो वही रेट क्या बन जाता है, एवरेज रेट। फिर से सुनिए, किसी भी रिएक्शन के रेट को यदि ज़्यादा समय अंतराल में लेकर के निकालते हैं तो वह रेट जो होता है एवरेज होता है, औसत निकलता है। कैसे, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए। जैसे मान लिया जाए कि पटना से दिल्ली आप किसी ट्रेन पर बैठे हैं, मान लीजिए संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है, फेमस एक्सप्रेस है, दिल्ली जाने के लिए पटना से मिल जाएगा। तो यदि पटना से दिल्ली का डिस्टेंस मान लिया जाए 100 किलोमीटर है, सॉरी 1000 किलोमीटर है, सॉरी 1000 किलोमीटर है। यदि ट्रेन पटना से दिल्ली पहुंचता है 10 घंटा में, यानी कि 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उस ट्रेन को कितना समय लगता है, 10 घंटा का समय लगता है। तो आखिर वो ट्रेन की रफ्तार क्या होगा, क्या गति होगा, तो हम बोल सकते हैं चूंकि रेट निकालने जा रहे हैं, इसका मतलब इकाई समय में हम देखेंगे तो 10 घंटा में यदि 1000 किलोमीटर जा रहा है तो 1 घंटा में कितना जाता होगा, 100 किलोमीटर। इसका मतलब उसका रफ्तार क्या बोलेंगे, 100 किलोमीटर पर आवर। तो आप ये जो रेट बता रहे हैं क्या है, एवरेज है, चूंकि समय अंतराल 10 घंटा लिए, ज्यादा समय अंतराल लिए। चूंकि सर कैसे एवरेज, कैसे एवरेज हुआ बाबू, उस दौरान ट्रेन कभी 120 से रफ्तार भी गया होगा, कोई स्टेशन पर रुका भी होगा, उस समय उसका गति 0 हो गया होगा, कभी 80 भी गया होगा। तो हम ओवरऑल जो निकाले तो क्या निकाले, एवरेज निकाला। ज़्यादा समय अंतराल जब भी लेकर के आप किसी चीज़ के रेट को पता करते हैं तो वो हमेशा एवरेज में आता है। यहाँ भी वही बात बोल रहे हैं। तो ये जो बनता है क्या बनता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि यदि रिएक्शन के रेट को ज़्यादा समय अंतराल में निकालेंगे तो यही एवरेज रेट होता है। इसका मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि यदि रिएक्शन के रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड इन लॉन्ग interval of time, then it is called, तब इसे ही क्या कहते हैं, then it is called, तब इसे ही कहा जाता है, it is called, क्या बोलेंगे बताओ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि जब ज्यादा समय अंतराल में निकालेंगे तो वो क्या बन जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यानी इसको हिंदी लिखना, देखिए कि यदि अभिक्रिया के दर को
अधिक समय अंतराल में निकाला जाता है तो उसे ही अभिक्रिया का औसत दर कहा जाता है। उसी तरह से यदि हम मान लिया जाए डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यदि हम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू मतलब डेल्टा टी जो चेंज जो परिवर्तन ले रहे हैं लगभग जीरो यानी कम समय अंतराल ले रहे हैं, टेंड्स जीरो बहुत कम समय अंतराल, तो उस केस में डेल्टा टी जो बन जाएगा हम इसको बोल सकते हैं कि डेल्टा टी छोटा चेंज बन जाएगा डी टी, चूंकि टेंड जीरो हो और यदि समय अंतराल कम रहेगा तो कंसंट्रेशन का भी चेंज कम होगा, ज्यादा समय अंतराल में ज्यादा परिवर्तन आएगा, समय कम रहेगा तो परिवर्तन भी क्या आएगा कम आएगा, तो उस केस में डेल्टा सी क्या बोल सकते हैं डी सी, यानी कि आप इस यानी कम समय अंतराल में यदि आप रेट निकालते हैं, हम यहाँ लिखते हैं कम समय अंतराल में यदि आप रेट निकालते हैं तो रेट तो ऐसे आर बराबर बोलिए इसको बोल सकते हैं डी सी बाई डी टी। तो बताओ इस तरह से रेट कैसे निकल कब निकलेगा, जब समय अंतराल बहुत कम रहेगा। तो इस रेट को हम यदि इस तरह से रेट के एक्सप्रेशन को लिखा जाता है तो इस रेट को हम क्या बोलेंगे इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अब इंस्टेंट मतलब तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग हिंदी में, तो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बताइए। चलिए आप लोग ये हम सबसे इसको हम मिटाते हैं। चलिए आप लिख लिए होंगे, अब मिटाते हैं। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, यानी हमने लिखा इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताइए। वो इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो होता है कि आप रिएक्शन के रेट को यदि कम समय अंतराल में निकाला जाता है, शॉर्ट टाइम इंटरवल में यदि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वही रेट क्या बनता है इंस्टेंट रेट बनता है। यानी हम कह सकते हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड इन short interval of time, then it is called instant rate of instant rate of reaction, तो इसको हम क्या बोलेंगे इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, हिंदी लिखिए, यदि अभिक्रिया के वेग को कम समय अंतराल में निकाला जाता है तब इसे ही तत्क्षणिक अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। यदि हम इसका यूनिट पर ध्यान दिया जाए, इसका इकाई क्या होगा तो बताइए। आर, चाहे छोटा चेंज लीजिए कंसंट्रेशन का, बड़ा चेंज लीजिए, चेंज तो वही होता है। यानी यदि आर बराबर डी सी बाई डी टी करते हैं तो बताओ कंसंट्रेशन का ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम, तो कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर में होता है बाबू, हाँ, और टाइम का ऐसा ही मात्रा क्या होता है सेकेंड। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहां से मोल लीटर इनवर्स, इसको ऊपर भेजो सेकेंड इनवर्स, ये हो गया इकाई हो गया। अब यदि रिएक्शन गैसियस फेज में अकर्स करेगा, हालांकि 95% रिएक्शन में कंसंट्रेशन के रूप में आपको कंसंट्रेशन के रूप में लिया जाएगा, लेकिन बहुत सारे रिएक्शन होंगे जहां पे गैसियस फेज में दिखाई पड़ेगा, तो वहां पे रेट निकालने में प्रेशर का जो उसके लिए गैसियस सब्सटेंस के लिए
कंसंट्रेशन के रूप में हम प्रेशर का यूज करते हैं, यानी कि इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था में। तो उसी तरह से यहाँ पे एक्वस अवस्था में ये जो कंसंट्रेशन यूज करेंगे एक्वस फेज के लिए जनरली। अब यदि गैसियस स्टेट में हम रेट निकालेंगे तो उसी तरह से R बराबर वहां पे प्रेशर का, कंसंट्रेशन के रूप में प्रेशर का चेंज लेंगे क्योंकि वहां प्रेशर से डील होगा रिएक्शन, तो dP बाई dt। इस तरह से यदि आप निकाले हैं तो ये कैसा रेट निकाले होंगे, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं R बराबर dP बाई डेल्टा टी। तो ये क्या रेट निकला होगा, ये निकला होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यदि हम इसका यूनिट देखें, क्या यूनिट होगा बताइए, तो R का यूनिट क्या बनेगा बताओ, ऊपर है प्रेशर, तो प्रेशर का यूनिट जनरली एटीएम में यूज करेंगे और टाइम का सेकेंड। तो इसका मतलब गैसियस अवस्था में रेट ऑफ रिएक्शन का जो है यूनिट बनेगा वो एटीएम पर सेकेंड बनेगा। तो देखो अब हम जो यहाँ पे रिएक्शन की बात करेंगे तो हम सभी रिएक्शन की रेट की नहीं बात करेंगे, कुछ पार्टिकुलर रिएक्शन का रेट को हम यहाँ पे चैप्टर में निकालेंगे। जो भी आपको सवाल मिलेंगे कुछ पार्टिकुलर रिएक्शन पर ही आपको सवाल मिलेंगे। देखिए रिएक्शन तो तीन तरह के होता है, रिएक्शन जो होती है वो तीन तरह के होता है। रिएक्शन कौन कौन होता है देखिए, एक रिएक्शन जो होता है वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन जो होता है वेरी स्लो रिएक्शन होता है, और तीसरा जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट मोनेटर नहीं, मॉडरेट रिएक्शन। मोनेटर समझ में आ जाएगा, स्कूल थोड़ा चल रहा है कि मोनेटर तैयार हो जाएगा, क्या बोल रहे, मॉडरेट रिएक्शन। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होता है, जैसे एग्जांपल में दिया जाए आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन जो होता है बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, जो आयन आयन के बीच होती है, जो आयन आयन के बीच अकर्स करती है रिएक्शन। ये पता है लगभग 10⁻⁻⁶ सेकेंड या फिर उससे भी कम समय में ये रिएक्शन हो जाता है, बहुत कम समय। जैसे देखो NaCl का यदि हम यहाँ पे रिएक्शन AgNO3 के साथ कराते हैं, बताओ NaCl में तो सोडियम तो प्लस आयन के रूप में, Cl भी आयन के रूप में, ये भले ये आयन आपस में जुड़ा हुआ बट है तो आयन के रूप में। उसी प्रकार से Ag प्लस आयन NO3 माइनस आयन। अब देखो ये आयन इसके साथ कंबाइन करेगा फास्टली, बहुत फास्ट गति से कंबाइन करेगा खचाखच, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, बताओ क्या बनेगा, बोल। Ag प्लस Cl माइनस से क्या बनता है, AgCl प्लस AgCl का यहाँ प्रिसिपिटेट बनेगा और NaNO3। अब आप सर ये प्रिसिपिटेट जो होती है उसको हम एरो नीचे दिखाते हैं। ये प्रिसिपिटेट होता क्या है, रिएक्शन के दौरान बनने वाला जो पदार्थ और वह पदार्थ यदि घुल नहीं पाता है उस मीडियम में, जिस मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, तो समझिए कि वह पदार्थ को हम कहते हैं अवक्षेप, हिंदी में अवक्षेप बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। तो बताए कि जो रिएक्शन इतना सेकंड या इससे भी कम सेकंड में रिएक्शन तुरंत हो जाता है, उस रिएक्शन के रेट को हम डिटरमाइन नहीं करेंगे। मतलब
इस तरह के रिएक्शन के रेट नॉट डिटरमाइन, रेट को हम डिटरमाइन नहीं करेंगे, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन, तो अब वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है, जैसे देखो इसका एग्जांपल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे का जंग लगना। अब बताइए, यदि हम आपसे पूछें कि जा तू निकाल करके बताओ कि लोहा में जो जंग लग रहा है वो किस रेट से लग रहा है, तो भाई तुमको लोहा में जंग लगने की प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ेगा तब ना कि कब से जंग लगना शुरू हुआ, क्योंकि ये तो बहुत समय लगता है जंग लगने में, बरसों लग जाती है। यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो टेक्स टू कंप्लीट, टेक्स मैंने लेता है टू कंप्लीट होने में, टेक्स टू कंप्लीट ईयर्स, ये तो बरसों ले लेता है पूरा होने। तो बताइए कि पता कैसे चलेगा कि ये किस रेट से जो लोहा में जंग लगा। तो इस तरह के रिएक्शन के भी रेट को रेट नॉट डिटरमाइन, इस तरह के रिएक्शन के भी रेट को हम डिटरमाइन नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए मॉडरेट रिएक्शन, बाबू मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, जो ना तो फास्ट होती है, ना तो बहुत फास्ट होता है, ना तो बहुत स्लो होता है, बीच में होता है, उसी रिएक्शन को कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। जैसे क्या होता है, जैसे कुछ मॉलिक्यूलर रिएक्शन लेते हैं, इस तरह का रिएक्शन, जैसे हम ऊपर एग्जांपल ले रहे हैं, इसका एग्जांपल ऊपर ले रहे हैं, जैसे बाबू जैसे हम H2 का रिएक्शन यदि हम I2 मॉलिक्यूल के साथ कराते हैं तो बताओ क्या बनेगा, 2HI। H2 मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड है इस तरह का बॉन्ड है, I2 में बॉन्ड है इस तरह का बॉन्ड है, और HI में बॉन्ड इस तरह। बताओ यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, बट प्रोडक्ट में तो हाइड्रोजन आयोडीन के साथ जुड़ा हुआ। इसका मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने में पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। और बताइए यहाँ पे बॉन्ड, नया बॉन्ड बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हुआ। यानी कि मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है, इसी तरह का मॉलिक्यूल आपको मिलेगा रिएक्शन में, जहां पे बॉन्ड टूटता भी है, बॉन्ड बनता भी है। तो इस तरह का कार्य में ना तो रिएक्शन बहुत तेज हो पाती है, ना तो रिएक्शन बहुत स्लो हो पाती है। तो इसी तरह के रिएक्शन को हम मॉडरेट कहेंगे, और आपको जो भी सवाल आपको मिलेगा इस चैप्टर में, इसी तरह के रिएक्शन पर सवाल मिलेगा। तो ठीक है, यही इसी रिएक्शन, हाँ अच्छा बताओ क्या हम इस रिएक्शन के रेट को निकाल सकते हैं, इसी तरह के रिएक्शन के भी रेट को तो मेजर करने के लिए इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, यानी इस रिएक्शन के रेट को क्या करेंगे, रेट को हम मेजर करेंगे, मतलब निकालेंगे, मेजर करेंगे, ओके। तो चलिए नोट दीजिए, एक नोट में ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट से जब आप रेट निकालते हैं तो वो रेट को हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस कहा जाता है। लिखिए समझ में आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन with respect to reactant is called rate of disappearance, and rate of reaction with respect to product is called rate of appearance। इसका हिंदी लिखे, अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया के दर का कमी कहा जाता है, तथा उत्पाद के सापेक्ष अभिक्रिया के दर का वृद्धि कहा जाता है। चूंकि एपरियंस मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि होना,
और डिसअपियरेंस मतलब कमी, चूंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो घटता है तो वहां पे रेट तो कमी से, ताकि किस किस घटने का कमी दर क्या है, किस रेट से कमी हो रहा है, किस रेट से प्रोडक्ट का सांद्रता बढ़ रहा है, इसी को हम बोलते हैं, सॉरी ऑफ, छोटा मोटा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रेट ऑफ एप्रियंस बनता है। चलिए तो एक रिएक्शन लेते हैं और हम आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा, रेट ऑफ डिसएपियरेंस कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ एपियरेंस कैसे निकाला जाता है। तो एक रिएक्शन लेंगे और उसका रेट निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझ में आएगा, बहुत इसमें कंसेप्ट है। जैसे हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे 2A + 3B से प्रोडक्ट बना, मान लीजिए प्रोडक्ट बना, चलिए 2C। तो देखिएगा आप लोग कैसे रेट निकालते हैं, आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पर नजर रखिएगा, बोर्ड पर नजर रखिए। रेट ऑफ रिएक्शन पहला क्वेश्चन है, आप इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन आपको आएगा, बहुत क्वेश्चन, कंपटीशन वगैरह में भी इस तरह का सवाल आपको बहुत सारा मिलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, यहां से देखिए, यानी कैसे निकालते हैं, आप रिएक्टेंट से भी पता कर सकते हैं। देखो चेंज, चूंकि रेट निकालने के लिए कंसंट्रेशन का चेंज का इसमें पता करें, छोटा चेंज इन कंसंट्रेशन, ये बॉक्स जो होता है, देखो ये बॉक्स जो है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये बॉक्स का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन, डी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। एक चीज और, हम सभी से रेट एक एक मोल से पता करेंगे, इसका भी 1 मोल से रेट पता करेंगे, इसके भी 1 मोल से रेट पता करेंगे। तो 2 मोल का चेंज इतना आया, तो 1 मोल का चेंज कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करो। अब देखिए, यानी इसको ऐसे लिखो 1/2, जो कोएफिशिएंट रहेगा सबका 1 मोल से हम रेट निकालेंगे। इसका मतलब हो गया कि चेंज निकालने के बाद जो कोएफिशिएंट आएगा उस कोएफिशिएंट को यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा। और एक चीज और, रेट जो होता है रिएक्शन का ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा। अब देखो हम तो यहाँ पे ये तो घट रहा है, जब कोई चीज घटता है, जैसे कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन होगा, टाइम बीतेगा तो इसकी सांद्रता धीरे धीरे घटेगा, तो जब भी चेंज निकालिएगा तो हमेशा वो चेंज माइनस देगा। ये रेट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस देगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक माइनस लगा देंगे, ताकि ये माइनस लग करके क्या वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। तो 1 मोल से जब आप रेट निकालेंगे तो 1 मोल से इसका जितना कमी आएगा उतना ही इसका वृद्धि होगा, सबका बराबर होता है, इसी तरह से निकाला जाता है। ठीक है, बराबर, इससे निकालो, इससे निकालेगा भी तो उतने आएगा, इससे निकालेगा तो कैसे निकालेगा, चेन कंसंट्रेशन बी का बटे चेन टाइम, और कोएफिशिएंट है तो उसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर ये रिएक्टेंट ही है, इसका भी चेन माइनस देगा, और ये रेट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी क्या लगा देना है, रिएक्टेंट से के कंसंट्रेशन के चेन से जब भी हम रिएक्शन के रेट को निकालेंगे तो वो चेन में माइनस लगा देंगे, बराबर ये चेन प्लस में रखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन सी का अपॉन चेंज इन टाइम, और इसको किससे डिवाइड कर देना है, 1/2 से। तो इस तरह से निकल गया इस रिएक्शन का रेट निकालने का एक्सप्रेशन लिखा गया। तो इसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं, ये बन गया डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, डिफरेंशियल, देखो डिफरेंशियल इस रेट लॉ इक्वेशन, यही बनना इस रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। यदि आपको रिएक्शन दे देगा, उसका डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन का समीकरण बनाने के लिए बोलेगा, तो इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, सीखे, फिर से देखें, यानी कि रिएक्टेंट का चेन जब लिखेंगे तो आगे माइनस लगा देंगे, और 1 मोल से सबका रेट निकाल रहे हैं, तो जितना आगे जो कोएफिशिएंट रहेगा उस कोएफिशिएंट को चेन में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x + चलिए y 3z। अब इस रिएक्शन का ROR रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो निकालो, माइनस लगा दो, चेंज इन कंसंट्रेशन x
बटे चेंज इन टाइम, इसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, बराबर फिर से रिएक्टेंट से निकाल ले, माइनस लगा दो, आगे क्या हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन, क्या चाहिए y बाई चेंज इन टाइम, फिर बताओ नहीं कुछ है तो 1 से डिवाइड कर देंगे, बराबर इधर देखो प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन z बाई चेंज इन टाइम, किससे डिवाइड करना बोलो जल्दी, 3 से, बोलो जल्दी 3 से, हो गया, ये हो गया, देखो जनरल फॉर्म में समझिए, इन जनरल फॉर्म मान ले जाए एक रिएक्शन है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बोलेगा, कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी, माइनस लगा देंगे, रिएक्टेंट से निकालने जा रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ए बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई, बोलो ए बराबर, बोलिएगा बोर्ड पर नजर रखिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बी बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई स्मॉल बी, बराबर बोलो चेंज इन कंसंट्रेशन सी बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई स्मॉल सी, बराबर बोलो प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन डी बाई चेंज इन टाइम, यहाँ किससे डिवाइड करेंगे स्मॉल डी से, इंटू है स्मॉल डी, ठीक है। तो आपको आ गया रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, पहले लिखने के लिए आना चाहिए, तब तो इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, इस तरह का समीकरण आपको बनाने के लिए आना चाहिए। तो क्या आप कोई बना सकते हैं किसी भी रिएक्शन का इस तरह का समीकरण? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखो N2 प्लस 3H2 इधर हो गया 2NH3। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम डिफरेंशियल रेट का समीकरण लिखने जाएंगे तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। यदि रिएक्शन बैलेंस ना रहेगा और उसी रिएक्शन में आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखिएगा तो वो गलत हो जाएगा। कभी काल ऐसा क्वेश्चन दे देता है, जान करके देगा, बैलेंस करके ना देगा, और उसमें पहले ऑप्शन आपको नजर आएगा तो आपको लगेगा सब 1 1 है, तो गलत ऑप्शन मार दीजिएगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा रिएक्शन बैलेंस है, संतुलन है, हर तरफ एटम दिख रहा है, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो लिखाएगा जी, देखो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन N2 बाई चेंज इन टाइम माइनस लगेगा या ना लगेगा, और बोलो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन H2 बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई 3, बोलो प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन NH3 बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय, बोल जल्दी 2। आया लिखने के लिए? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यदि हमसे पूछे यहां पे इस रिएक्शन में कि निकालो रेट ऑफ डिस एप्रियंस रेट ऑफ डिसएप्रियंस ऑफ H2 के डिसएप्रियंस, रेट ऑफ डिसएप्रियंस पता करना है, H2 का रेट ऑफ डिसएप्रियंस, जिसको हम शॉर्ट में ROD, शॉर्ट में रेट ऑफ डिसएप्रियंस बराबर कैसे निकालेंगे? तो देखो यहां से कैसे निकाला जाता है रेट ऑफ डिसएप्रियंस, चेंज इन कंसंट्रेशन H2, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, इस रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि H2 का रेट ऑफ डिसएप्रियंस कैलकुलेट कीजिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसी तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन H2 का बाय चेंज इन टाइम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हम रेट ऑफ डिसएप्रियंस निकालने जाएंगे तो कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर से सुनो, जब हम रेट ऑफ डिसएप्रियंस या रेट ऑफ एप्रियंस कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसके कोएफिशिएंट से भाग नहीं देंगे, और ये जो होगा वो पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो खुद कमी बता रहे हैं, तो आप कमी जब बता रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, भाई उतना से कमी हुआ, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको आप मॉड ले लीजिए। अब देखो कोएफिशिएंट से भाग नहीं कर देना है, वो रेट ऑफ रिएक्शन में कोएफिशिएंट से भाग देंगे, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तब एक्सप्रेशन लिखने में कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। यदि हम यहां से बोले
कि रेट ऑफ एपरियंस ऑफ NH3 पता करें। कैसे, क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन NH3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसको मोड रख सकते क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो समझ देखें यहाँ से कैसे निकाला जाता है। आप क्या क्या चीज अभी सीखे, कोई भी रिएक्शन यदि आपको दिया हुआ रहेगा तो क्या आप रिएक्शन का रेट पता कर सकते हैं, रेट निकालने का समीकरण बना सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, यदि आपको कोई रिएक्टेंट से रेट ऑफ डिसएपियरेंस को निकालने के लिए या किसी प्रोडक्ट से रेट ऑफ एपरियंस को निकालने के लिए, इसको ROA तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से रेट ऑफ डिसएपियरेंस और रेट ऑफ एपरियंस को निकालने में हम जो समीकरण बनाएंगे उसमें कोई कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक रिएक्शन लेते हैं NH3 प्लस O2 NO प्लस H2, बैलेंस कर लो। 4 4 6 6 10 5 5। अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करो, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई बोलो 4 बराबर, बोलो माइनस चेंज कंसंट्रेशन बोलिएगा O2 बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई 5 बराबर प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन NO डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम फिर डिवाइडेड बाई 5 बराबर कितना है 4 बराबर प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई 6, इस तरह से। तो चलिए हम एक सवाल देते हैं, क्वेश्चन H2 N2 प्लस 3H2 2NH3, ये रिएक्शन है। मान लीजिए इस रिएक्शन में यदि हम क्वेश्चन देते हैं, इफ यदि 3 मोल ऑफ N2 disappear in 1 minute, disappear in 1 minute, find पहला सवाल रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा सवाल रेट ऑफ डिसएपियरेंस ऑफ H2, तीसरा रेट ऑफ एपरियंस ऑफ NH3 if the reaction occurs in 1 liter vessel, बताओ रिएक्शन कितना लीटर के बर्तन में हो रहा है, 1 लीटर के बर्तन में। अब सवाल आप समझिए, कहता है कि यदि डिसअपियर्स का मतलब होता है कमी, यदि N2 के 3 मोल का कमी होता है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में N2 का कमी कितना होता है, 3 मोल का कमी होता है 1 मिनट में। रिएक्शन कितना लीटर बर्तन हो रहा है, 1 लीटर। अब देखिए, तो सबसे पहले आप N2 का कंसंट्रेशन का चेंज पता कीजिए, आखिर इकाई 1 मिनट में कितना सांद्रता में चेंज आ रहा है, मोल ही सांद्रता बनेगा क्योंकि बर्तन 1 लीटर का है। अब देखिए जितना
मोल कमी होगा, समझिए उतना ही कंसंट्रेशन का कमी होगा, वही चेंज बनेगा। चेंज तो जितना कमी होता है वही वैल्यू चेंज कहलाता है। यदि 3 मोल N2 का घट रहा है 1 मिनट में 1 लीटर के बर्तन में, इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर के बर्तन में N2 का मोल कितना मोल में कितना का परिवर्तन आया, 3 मोल का। जितना चेंज आएगा वही ना परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब होता है जितना वैल्यू घटे या जितना वैल्यू से बढ़ता है वही वैल्यू क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। तो सबसे पहले आप निकालिए, 1 लीटर बर्तन है तो इसका मतलब मोल ही कंसंट्रेशन बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, N2 के कंसंट्रेशन का चेंज पता करेंगे इकाई समय में dt। इस तरह से कैसे निकालेंगे बताइए। 2 ये कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो ये क्या है 2 मोल है। कंसंट्रेशन लेने के लिए क्या करेंगे, पर यूनिट टाइम 1 मिनट यूज करेंगे, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन मोल 1 लीटर, तब नहीं कंसंट्रेशन 1 लीटर में इतना मोल, यही कंसंट्रेशन इतना मोल घटा, इसका मतलब यही कंसंट्रेशन का चेंज हुआ 1 लीटर। और टाइम कितना है 1 मिनट। बताओ क्या लिख सकते हैं, 2 मोल पर लीटर पर मिनट बराबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट से इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना आएगा 60 सेकेंड। ऐसा यूनिट कन्वर्ट करो और ये तो 1 लीटर है, 1 लीटर बराबर कितना आ जाएगा 2 मोल। कैंसिल 30 कितना है बाबू 1/30 क्या हुआ मोल, बोल लीटर ऊपर जाएगा, लीटर इनवर्स सेकेंड ऊपर जाएगा, बोल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आप देखो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। पहला सवाल है कैसे निकालेंगे, समीकरण बनाओ, बनाने के लिए सिखाएं। चेंज इन कंसंट्रेशन N2 बाई चेंज इन टाइम बराबर बोलो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई बोलो 3 है ना, हो जाएगा बराबर बोलिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई बोलिएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या कौन सा डाटा पता है, ये डाटा पता है, सब तो बराबर है, यानी इसी सब इसका ये वैल्यू निकाल लेंगे। दैट मींस कि ROR बराबर ROR बराबर बोलिए ROR। अब ध्यान दीजिएगा 2 मोल घट रहा है तो ये चेंज तो माइनस में ना आएगा बाबू। कोई चीज घटता है तो जब आप चेंज निकालिएगा तो ये माइनस में ना आ जाएगा, ये माइनस में वैल्यू दे देगा बाबू। चूंकि ये चेंज क्या निकालता है तो रिएक्टेंस से चेंज निकालना है, इसलिए माइनस आना भी चाहिए माइनस, चूंकि इतना मोल घट रहा है तो परिवर्तन तो माइनस में दिखेगा। मेरा 10 रुपया घटा मतलब 50 रुपया था 10 रुपया घट गया, कितना बचा 40। परिवर्तन कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 40 माइनस 10 आएगा, ऐसे माइनस आ गया। अब देखिए ये तो वैल्यू माइनस में आ गया, क्यों, चूंकि कम ही बता रहा है, माइनस लिखो। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बोलो बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा माइनस, ये वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 1/30, दैट मीन्स कि बोलो 1/30 यूनिट बताओ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो पहला सवाल तो बन गया। अब दूसरा सवाल बनाने जा रहे हैं। क्या दूसरा सवाल है, क्या पता, रेट ऑफ डिस्टर्बेंस H2 का पता करना है। इसका मतलब चलिए आइए H2 का निकालेंगे, इन दोनों का समीकरण बनाएंगे, चूंकि वैल्यू हमें पता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर इन दोनों का रिलेशन रखो माइनस दूसरा सवाल बनाने जा रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन बाय क्या होगा 3 × dt। ये वैल्यू कितना आया 1/30 बराबर 1/3 माइनस इंटू चेंज कंसंट्रेशन H2 बाई चेंज इन टाइम।
3 कितना 10 बराबर। अब बताओ क्या हो जाएगा, माइनस H2 बाई dt बराबर 1/10। अब बताओ इसी का, चूंकि हम डिसअपियरेंस निकालेंगे, इसका मॉड ले लो, चूंकि माइनस आ रहा है मॉड लो, प्लस दे देगा, दैट मीन्स कि H2 मॉड लो बाई dt बराबर 1/10। अब बताओ इसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 बराबर 1/10। यूनिट बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखो दूसरा सवाल बन गया, क्या तीसरा बना सकते हैं, कैसे कैसे बनाएंगे बोल, ये दोनों का रिलेशन, क्योंकि ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू निकालेंगे तो इधर करके नहीं बनेगा। देखो बनाते हैं, देखो बनाते हैं तीसरा सवाल। देखो तीसरा सवाल बना रहे हैं, तीसरा सवाल देखिए, फिर वही चीज लिखो, वही चीज, ROR बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन NH3 y चेंज इन टाइम। बोलिए वैल्यू कितना है, 1/30 बराबर 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन, बोलिए NH3 y चेंज इन टाइम, कैंसिल 15 होगा, बोलो काटो, कटा गया। अब क्या, तो यहां से बोल चेंज इन कंसंट्रेशन NH3 बाई चेंज इन टाइम, और बताओ इसी कितना है 1/15। क्या हम इसको बोल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 बराबर, हम क्यों दो इधर बोले, चूंकि जब हम डिसअपियरेंस या अपीयरेंस निकालते हैं तो कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते, इसलिए कोएफिशिएंट को इधर भेज दिए, बराबर बोल 1/15, बोलो मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स इंटू सेकेंड। चलो उतारो, अरे सॉरी, वो जो क्वेश्चन मिटाए थे उसमें थोड़ा सा मिटा दिए, हमको ध्यान पड़ा कैलकुलेशन में, उसमें शायद 3 मोल दिया हुआ था, क्वेश्चन देखिएगा फिर से, 3 मोल दिया हुआ था और शायद हम कैलकुलेशन 2 मोल पर कर दिए थे। तो एक चीज याद है, जहां जहां 2 मोल यूज किए हैं आप वहां 3 मोल कर लीजिएगा, बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आप लोग पहले कैसे बताते है ही नहीं। आइए एक और सवाल लेते हैं, 2 N2O 5 NO2 4NO2 plus O2 if rate of चलिए पूरा लिखते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस of NO2 is 2 mole liter inverse second inverse। फाइंड पहला सवाल रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा सवाल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O 5। दिया हुआ है क्या बाबू, देखो रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है NO2 का, इसका मतलब दिया हुआ में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ, मतलब इसका मतलब ये दिया हुआ चेंज इन कंसंट्रेशन, मॉड में ले लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देना, NO2 बाई चेंज ही ना, यहाँ तो कोएफिशिएंट वगैरह से भाग देना ही नहीं, इसका मतलब ये वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है बाबू, ये वैल्यू हमें दिया, इसी का मॉड ले लो चाहे सिर्फ, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। निकालना क्या, फर्स्ट सवाल निकालना क्या है, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन, क्या इसका समीकरण बना लो, क्या करेंगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, बोलिए N2O5 बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई बोलिएगा 2 बराबर प्लस में 1/4 चेंज कंसंट्रेशन NO2 बाई कितना चेंज इन टाइम बराबर बोलिए प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन O2 बाई चेंज इन टाइम। हमें ये निकालना,
इन तीनों में किसका रिलेशन हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, देखो यानी आर ओ आर क्या हो जाएगा बोल 1/4, यही वैल्यू नहीं, ये मॉड मॉड का प्लस का मॉड भी तो प्लस है, यही वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बोल 1/4 2, इसका मान देखो 2 दिया हुआ, 2 रखो, कैंसिल कैंसिल कितना है 1/2, यूनिट तो वही रहेगा मोल मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। चलिए दूसरा सवाल बनाइए, रेट ऑफ डिसरप्टेंस एंड 205 पता कीजिए। चलिए यहीं से सवाल ले लेते हैं, आर ओ आर बराबर ये दोनों का रिलेशन लो, चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5 बाई चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाई 2। अब बताओ जब हम डिसरप्टेंस निकालेंगे तो ये तो होना नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ गुना कर दो, इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन N2O5 बाई चेंज इन टाइम बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू आर ओ आर, तो 2 गुने आर ओ आर कितना, आर ओ आर अब ये निकाले हैं बोल 1/2 कितना आया 1 यूनिट वही मोल लीटर इनवर्स इंटू देख लीजिएगा सेकेंड इनवर्स, इसी को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 बराबर कितना 1 बोल मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। चलिए उतारिए, चलिए उतार लिए होंगे, मिटाते हैं। चलिए अब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ से रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, देखो हम एक ग्राफ बनाते हैं, देखिए अब ध्यान दें, हम यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देते हैं, ये टाइम आप जानते हैं, टाइम के अनुसार सांद्रता घटता है, जैसे इस सांद्रता से रिएक्शन यदि होना शुरू होगा तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे सांद्रता घटेगा, तो ये ग्राफ हो गया। और यहीं पर ही यदि हम प्रोडक्ट का सांद्रता लें तो प्रोडक्ट का सांद्रता क्या होगा, उसका तो अमाउंट बढ़ता है, सांद्रता बढ़ेगा, तो ये ग्राफ हो गया, ये होता है समय बीतते सांद्रता बढ़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ग्राफ बना दे और ग्राफ में पूछे कि इस टाइम पर रेट क्या है, इस टाइम इस सांद्रता पर रिएक्शन का रेट क्या होगा, माने एक पॉइंट है, यहाँ पे रेट क्या है, यहाँ पे रेट क्या है, यहाँ पे रेट क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे रेट पता करना है, यहाँ पे रेट पता करना, तो जिस पॉइंट पर हमें रेट पता करना है, मतलब जैसे मान लिया कि 3 मिनट पर रेट पता कीजिए, 3 मिनट पर सांद्रता ये है, तो सबसे पहले यदि इस सांद्रता पर रेट पता करना है तो यहाँ से क्या करना है, देखो ग्राफ में रेट निकालने का देखो तरीका समझो। चलिए यहाँ पे बस यही जहाँ पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें टेंजेंट खींचना है केवल उसी पॉइंट पर टच करना चाहिए लाइन, यदि मेरा नहीं लग रहा है तो आप अपना बढ़िया से बनाइएगा, वो लाइन जो है उसी पॉइंट पर कर्व को टच करना चाहिए, तब ना उस पॉइंट वहाँ पे टेंजेंट हम खींचेंगे। अब टेंजेंट का स्लोप पता करेंगे, स्लोप निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, तो पता करेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ तो कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए एंगल बना रहा है थीटा, तो यहाँ जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, आप जानते हैं कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उस एंगल का जो tan थीटा होता है उसी tan थीटा को हम स्लोप कहते हैं, और ये जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है उस पॉइंट पर हमें रेट देता है, डेट मीन्स कि ये हमें बताता है चेंजिंग कंसंट्रेशन DC अपॉन dt, क्या बताता है DC अपॉन, यानी जो स्लोप होगा वही क्या बनेगा रेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा रेट। चलिए एक सवाल देते हैं, जैसे एक रिएक्शन लेते हैं N2 प्लस 3H2 इधर देखो 2NH3,
इस रिएक्शन का जो हम वैल्यू देंगे, हम ग्राफ में दे रहे हैं कुछ वैल्यू, ये हम वैल्यू भी देंगे ग्राफ में। देखो शायद पता चला होगा रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि टाइम के अनुसार घट रहा है। ये है, ये N2 का कंसंट्रेशन। किसका है? N2 का कंसंट्रेशन है। N2 का कंसंट्रेशन का घटने का दर बता रहा है, सॉरी टाइम के अनुसार कैसे घट रहा है, ये वैल्यू दिया हुआ है। देखो कुछ इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए 10 कंसंट्रेशन घट करके हो गया 6, 12, 2, 4। अब देखो, अब हम इस रिएक्शन का ये ग्राफ दे दिया है। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा। पहला नंबर आपसे पूछेगा कि बताओ, इस ग्राफ केवल देगा और आपसे पूछेगा कि इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। दूसरा नंबर सवाल आपसे यदि पूछेगा कि बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 कैलकुलेट कीजिए। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इस ग्राफ का स्लोप पता करेंगे। कैसे स्लोप निकालेंगे पता है? स्लोप, पहले आप स्लोप पता करो। ध्यान दीजिएगा, किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालो। इस पॉइंट पर चाहे इस पर स्लोप पता करो। tan थीटा, tan थीटा। यहाँ तो थीटा वगैरह कुछ पता नहीं है। आप जानते हैं स्लोप निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है, मैथ में पढ़े होंगे, y2 माइनस y1 बट्टे, मैथ में ऐसा पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1। यदि आप इसको y1 मानेंगे, यदि आप इसको y1 मानेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये वैल्यू, ये y2 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा x2, ये वैल्यू क्या हो जाएगा x2। या हम इसी को y2 मानेंगे तो ये x2, ये x1, सॉरी y1 तो ये x1, मतलब कितना वैल्यू हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा जाकर के y2, इसको यदि y2 मान लो तो 10 माइनस 6 बटे, यदि ये y2 माने तो ये वैल्यू x2 हो जाएगा 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, यानी कि इधर हो जाएगा जाकर के 4y माइनस 2, कैंसिल कैंसिल, कितना है -2 है। और यही स्लोप क्या दे देगा, रेट बताएगा, यानी इसी को हम बोल सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन N2, ये वैल्यू यही दे देगा। स्लोप पेन बनता है रेट बराबर कितना, -2। अब बताओ, सवाल पहला है, पहला सवाल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, बोलिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, पहले समीकरण फॉर आपका एक्सप्रेशन लिखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई चेंज इन टाइम बराबर माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाई चेंज इन टाइम बराबर, बोलिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई चेंज इन टाइम। और यहाँ पे कितना डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पे 2। बताओ ये वैल्यू हमें पता है -2, तो यहाँ से ROR ये दोनों को लेकर के रिलेशन होना, तो ROR बराबर -2 और ये वैल्यू कितना माइनस और वैल्यू कितना -2, कितना आ गया 2 आ गया। यदि टाइम सेकेंड में है तो क्या बोलेंगे 2 मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। चलिए दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, क्या बोला NH3 का रेट ऑफ अपीयरेंस, मतलब ये वाला वैल्यू पता करना, ये दोनों रिलेशन होना, ROR बराबर 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन NH3 बाई चेंज इन टाइम। तो बताओ क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन NH3 बाई
चेंज इन टाइम बराबर 2 गुने आर ओ आर। कैलकुलेशन वगैरह छोटा मोटा मिस्टेक होगा तो आप इसको देख लीजिएगा। बराबर 2 इंटू ये वैल्यू 2 बराबर 4 मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। यानी कि देखो यहाँ से इसी को हम क्या बोलेंगे, ही ना हमारा बनता जाकर के रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ किसका, NH। ठीक है, ओके मिटा दे। तो चलिए एक और सवाल कर लेते हैं बाबू, एक और सवाल करो। 2p प्लस 3q से r, इस रिएक्शन का ये ग्राफ Q के कंसंट्रेशन का टाइम के भर से इस तरह से दिया गया है, जहां पे ये एंगल क्वेश्चन में बता रहा है 45 डिग्री। तो मान लीजिए इस रिएक्शन का Q का सांद्रता टाइम के अनुसार किस तरह से घट रहा है, ये ग्राफ में दिखाया गया, ये एंगल 45 डिग्री। अब हमसे सवाल पूछता है इस रिएक्शन का, देखो ग्राफ से सवाल पूछ रहा है, ग्राफ बना दिया, अब आपसे सवाल पूछेगा, इसी में लैंग्वेज भर देगा कि इन द रिएक्शन concentration of Q varies with time as shown in the figure। मतलब इस तरह का पूरी क्वेश्चन बना हुआ रहेगा। अब आप देखिए यहाँ से फाइंड पहला रेट ऑफ, जो यहाँ से फाइंड पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा सवाल रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ R। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से कैसे कैलकुलेट करें, dq बाई dt कैसे निकालेंगे, इसका मतलब जो लाइन का स्लोप होगा वही वैल्यू देगा, स्लोप। और स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्लोप जो कैलकुलेट होगा tan थीटा से, लेकिन थीटा ये नहीं होगा, थीटा कौन लेंगे, स्लोप निकालेंगे, थीटा जो लिया जाता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लिया जाता है। तो ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पूरा है 180, तो ये 45, तो ये 135। इसका मतलब कितना है tan 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री का मान होता है -1। तो बताइए यहाँ से आर ओ आर, पहला सवाल बनाइए, पहला सवाल फर्स्ट सवाल ROR कैसे निकालेंगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन बोलो dp बाई dt बाई 2 बराबर बोलिएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ dq बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ r बाई dt, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए 3। अब बताओ ये वैल्यू हमें पता है, नहीं ये वैल्यू पता है, देखो यहाँ से, तो ROR बराबर माइनस कितना 1/3 इंटू ये वैल्यू कितना हो गया, ये वाला देख, ये वाला कितना है -1, माइनस प्लस कितना है 1/3। दूसरा सवाल क्या बनेगा, ROR का वैल्यू पता है तो यही वैल्यू न कहलाएगा ये। तो यहां से दूसरा सवाल ROR बराबर ये दोनों का रिलेशन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R बाई चेंज इन टाइम, वही वैल्यू आ जाएगा 1/3 बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R बाई dt, और इसी को हम क्या कहेंगे रेट ऑफ एपीरियंस ऑफ R बराबर 1/3। तो ठीक है, आज का क्लास बस इतना ही, और नेक्स्ट डे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन के रेट को कौन कौन सा फैक्टर प्रभावित करता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे कंसेप्ट देखेंगे। तब तक के लिए वेरी गुड।